हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार। चलिए आइए, अभी मैं पहुंच रहा हूँ ऑफिस। तो आज जाम मिल गया था। आइए बेटा, नमस्कार आप सभी को। और जब भी क्लास लेट होती है तो किसी भी टीचर को शौक नहीं होता लेट होने का। समझ जाया करो मेरे बच्चे। एक दो बच्चा यहाँ फालतू की बकवासबाजी कर रहा है कमेंट में। हमारी 20 मिनट खराब होगी। 20 मिनट में क्या कर लेता भाई, क्या उखाड़ लेता तुम? 20 मिनट खराब हो रही है, बैठ के क्लास में रिवाइज नहीं कर सकता है? इस साला दूसरे की मजबूरी को समझना ही नहीं है, इतना खुदगर्ज हो गया है। बड़ा सेल्फिश इंसान है बे। टीचर अगर लेट हो रहा है तो ये तो है नहीं सड़क पे ऐसी तैसी करा रहा होगा अपनी। ट्रैफिक लगा होगा, कुछ तो होगा। शर्म लाज है कि कुछ नहीं है? फालतू की हमारी 20 मिनट खराब कर दी। ये रिस्पेक्ट है टीचर के लिए? वो साला सुबह से शाम तक मैं पढ़ाता हूँ वो तेरे को नहीं दिखता। वो एक्स्ट्रा क्लास लिखता हूँ लेता हूँ वो तेरे को नहीं दिखता। वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराता हूँ वो तेरे को नहीं दिखता कि आपने तो फीस कम प्रैक्टिस की ली थी, ज्यादा क्यों करा रहे हो? ये होता है बेटा। और दुनिया में तेरे जैसे बाकी लोग भी हैं जो खुदगर्ज भरी जिंदगी जीते हैं। तेरे जैसे भी हैं भाई, बाकी भी जो बड़े ही खुदगर्ज होते हैं। एक इंसान को 60 दिन से लगातार लिफ्ट दे रहा था। एक दिन नहीं लिफ्ट दे पाया, मना कर दी। उसी दिन वो इंसान उसको गाली देने लग गया। ये दुनिया है, यहाँ आप 100 काम अच्छे करो। आप लेट अगर आगे एक काम भी आपने बुरा कर दिया तो 100 खत्म। सही भैया, सही जिंदगी जिएगा तो। चलो। बढ़िया रेस्पेक्ट है बेटा टीचर के लिए। आओ जी छुटकू। नमस्कार मेरे भाई। चलो मूड ठीक करते हैं और अपनी पढ़ाई वाला मूड बनाते हैं। सोते बेटा, इतने दूध पीते बच्चे नहीं हो आप लोग, समझदार हो अब ये नहीं कह सकते आप सॉरी का मैं चाटूंगा तेरे। सॉरी बोलने वाली उम्र नहीं है आपकी। बोलने से पहले सबको पता होता कौन क्या बोल रहा है। आओ जी। देखो मेरे भाई, हम जो कर रहे थे, अब मूड बनाते बेटा पढ़ने वाला। छोड़ते हैं गुस्सा। मैं भी अभी धूप से आ रहा हूं परेशान और लिए, इसलिए थोड़ा ज्यादा डांट दिया। चलो छोड़, बच्चे हैं गलती तो करेंगे। हैंग कर गया क्या भैया? देखो, लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो वर्ब टॉपिक आपका स्टार्ट किया था भाई। और वर्ब टॉपिक में, ठीक है, आओ जी चलो। बढ़ने वाला मूड एकदम। वर्ब टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ वर्ब स्टार्ट की थी। टाइप्स ऑफ वर्ब में मैंने आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब स्टार्ट करें। उसके बाद जो हम आए पाजी, वो आए ट्रांजिटिव वर्ब पे। वो आए हम ट्रांजिटिव वर्ब पे। अब ट्रांजिटिव वर्ब पे मैंने पुरानी पीडीएफ आपकी खुलनी तो चाहिए यार। फिर आज हैंग कर रहा है। ये सुबह वाले बैच की पीडीएफ नहीं बंद हो रही है शायद। हाँ हो गया। चलिए, अब आपकी फाइल ओपन कर लेते हैं। ये है मेरे भाई फाइल। फिर देखते हैं। देखो जी, ये हुआ वर्ब। और लास्ट ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको बोला कि ट्रांजिटिव वर्ब को एक बार गो थ्रू करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं। वर्ब का ऑब्जेक्ट, हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है भाई। अगर हम बोले, ठीक है, अगर हम बोले वर्ब, लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेगी? ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेगी? ऑब्जेक्ट। अगर ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगी तो वो क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी। तो पक्का बेटा वो व्हाट या होम का रिप्लाई होगा, इसके अलावा नहीं। और अगर हम ये देखें कि जो ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले रही है, उसका ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। एक दो तीन चार। और हो सकता है बेटा जिरंड भी हो, क्योंकि जिरंड भी वर्बल नाउन का काम करता है, वो भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ही नोज राहुल, ही नोज माई बेस्ट प्लेयर या माई फेवरेट प्लेयर, ही नोज दैट शी इज अ टीचर। पूरी बात
ये फ्रेज, ये वर्ड एक नाउन, ऐसे हमने देखा। तो वही पैसिव वॉइस में ये चीजें आपके आगे जाके मदद करेंगे बेटा। फिर हमने बोला टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है सर। एक मैंने बोला मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक होती है बेटा डाई ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक इसका एक ऑब्जेक्ट है और एक इसके दो ऑब्जेक्ट है। सर दोनों को कैसे ट्रीट करना है, चलो भैया मेरी समझने की कोशिश करते हैं ध्यान पूर्वक। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, और सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। देखो मेरे भाई, जब आप ट्रांजिटिव वर्ब को यूज करते हैं, इसके नीचे कॉपी करना है, आज की क्लास यहां से चालू हो भैया। दो मां सरस्वती का नाम और स्टार्ट करो। ट्रांजिटिव वर्ब से जो डायरेक्ट रिलेट करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब। जो डायरेक्ट रिलेट करता है वो होता है मेरे भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब। जो वर्ब से डायरेक्ट, ठीक है, जो वर्ब से डायरेक्ट रिलेट करता है उसको बोलते हैं भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब यूज होगा ना, ध्यान से सुनेगा, 100% इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बेटा प्रेपोजिशन आएगी। ठीक है, हां, और उस प्रेपोजिशन के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। उस प्रेपोजिशन के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो क्या होगा, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब। अब आप बोलोगे सर इससे कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है, इससे कुछ भी समझ नहीं आया, क्यों? डायरेक्टली रिलेट करेगा, इनडायरेक्टली रिलेट करेगा, मतलब अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, अभी बस ये थ्योरी लिखवा रहा हूं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा भैया। ठीक है, दूसरा और लगाओ। अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं, अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं बेटा, और आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लिख दो, तो कोई भी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप आगे लिख दोगे, हाँ, प्लस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप पीछे लिख दोगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप पीछे लिख दोगे, तो किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो बेस्ट है, ये चीज समझ आएगी जब मैं आपको अब एग्जाम्पल लिख के दिखाऊंगा। ऊपर उठा दू इसको। ठीक है, अब एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा भैया, आई, ध्यान से सुनिए, आई बॉट बुक्स, मैंने किताबें खरीदी थी। अच्छा, क्या खरीदी थी? किताबें। तो बेटा ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है बुक, हां, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, इसमें खाली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो बेटा यही बन गई हमारे लिए मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा था ना कल, अगर हम बात को समझे यहां पर, तो ये चीज यहां पर समझिएगा। मैंने क्या कहा, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट, डाई में दोनों होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? बड़ा आसान काम हो गया, वो उस वर्ब से डायरेक्ट रिलेट करेगा। मैंने खरीदा था क्या, मैंने खाया था क्या, मैंने लिखा था क्या, मैंने पढ़ा था क्या, एग्जैक्टली मैंने पेंट किया था क्या, मैंने क्लीन किया था क्या, मैंने तोड़ा था क्या। डायरेक्ट एग्जैक्ट सेम आएगा। ठीक है, डायरेक्ट अपने सेम आएगा। तो यही चीज बेटा प्रेपोजिशन टॉपिक से भी रिलेट करती है और यहां भी रिलेट करती है। तो आपने बोला ओके सर, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, सिर्फ इसका एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने बोल दूं ही एट, ठीक है, ही एट 2 एप्पल्स, उसने 2 एप्पल्स खाए थे, हाँ, तो ही एट क्या खाए थे, तो ये भी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा। क्यों, क्या खाए थे? 2 एप्पल खाए थे, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बस। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे यहां पर, तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं बोल दूं आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है भाई, हाँ, तो ये क्या हुई? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो क्यों हुई? क्योंकि बेटा एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई टीच इंग्लिश। इसीलिए क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आप कभी भी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हो बेटा। डायरेक्ट से पहले देखो, डायरेक्ट से पहले ना यहां प्रेपोजिशन ना यहां प्रेपोजिशन, यूज ही नहीं होगी। क्यों? आई टीच इंग्लिश, आई टीच टू इंग्लिश, नहीं, नॉनसेंस। अगर मैं पढ़ाता हूं क्या, इंग्लिश, खत्म। आई एट 2 एप्पल्स, आई एट बाई 2 एप्पल्स, नहीं, आई एट विद 2 एप्पल्स, नॉनसेंस। आई बॉट बुक्स, आई बॉट 2 बुक्स, आई बॉट बाई बुक्स, आई बॉट विद बुक्स, कुछ भी नहीं। तो मतलब प्रेपोजिशन आ ही नहीं सकती बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेट करेगा वर्ब से। ठीक है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होता है, देखो अब इसी सेंटेंस को अगर मैं ये लिख दूं बेटा, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू हिम,
आई टीच इंग्लिश टू हिम। और इसी सेंटेंस को मैं लिख सकता हूं, आई टीच हिम इंग्लिश। ऐसे पहचानते हैं, ऐसे पहचानते बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे पहचानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? अगर आपको ये पहचानना ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पक्का इसको आगे लिख के देखो, अगर आगे लिख दोगे इसको पीछे तब भी सही। देखो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश पढ़ाता हूं, किसको? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो भी काम करते हो किसके लिए करते हो, वो इंसान हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा बेटा, और जब काम करते हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो अब आपने जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिखा और आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे लिखा, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले तो कभी प्रेपोजिशन आने ही नहीं, इनडायरेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आएगी बेटा अगर उसे डायरेक्ट के बाद लिखोगे, अगर उसे तुरंत वर्ब के बाद लिखोगे तो वो प्रेपोजिशन नहीं लेगा। इसलिए इस बात को आप दो तरीके से लिख सकते हो, आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश, या आई टीच इंग्लिश टू हिम। दूसरा देखो बेटा, अब मैं आपसे पहचानता हूं, मुझे बताओ, आई गेव अ पेन, आई गेव अ पेन टू हिम। बताओ इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन से हैं? सर आसान है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आई गेव हिम अ बुक, आई गेव हिम अ पेन। ठीक है, तो मैंने उसको दिया। अब देखो कितना गंदा होगा बेटा अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ट्रीट करोगे ना, तो बहुत गंदा हो जाएगा। क्या? आई गेव हिम, ऐसा लग रहा है तुमने उसे उठा के दे दिया किसी को। अरे इंसान को उठा के किसी को दोगे, तस्करी कर रहे हैं हम यहां इंसानों की, गलत हो जाएगा। तो हम पता है क्या करेंगे, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसको दिया था एक पेन, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको एक पेन दिया था। तो बेटा बहुत गंदा हो जाएगा। डू नॉट ट्रीट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट की तरह ट्रीट मत करना, वो बहुत नॉनसेंस मीनिंग देगा, है ना। क्योंकि पेन डायरेक्ट है, इसमें इंसान को डायरेक्ट करो, कितना गंदा लगेगा, कितना गंदा लगेगा। यहां इंसान को डायरेक्ट की तरह ट्रीट करो। मैंने आदमी पढ़ाया, आदमी कैसे पढ़ा सकते हो? आदमी को पढ़ाया होगा, आदमी पढ़ाया मैंने, आदमी पढ़ाया, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश उस आदमी को, आदमी को नहीं पढ़ा दोगे तुम, आदमी पढ़ाया मैंने, आदमी कैसे पढ़ा दोगे? आदमी दिया मैंने, आदमी नहीं दिया, पेन दिया तूने उस आदमी को। इसीलिए देखो कितना आसान हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का एक आसान तरीका बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट की तरह ट्रीट करो, चलेगा। मैंने काटा एप्पल, मैंने खाया एप्पल, मैंने खरीदा एप्पल, बिल्कुल ठीक है। मैंने पेंटिंग की एप्पल की, मैंने ड्रॉ किया एप्पल, चलेगा। मैंने बेचा एप्पल, मैंने आदमी बेचा, नॉनसेंस मीनिंग है। स्पोकन में चलेगा, कोई तस्करी कर रहा होगा इंसानों की, लेकिन ये चीज, इसलिए बेटा मैं यही तो बोलूंगा, इसलिए यही तो बोलूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अब मैंने ये बोला बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, आई बॉट, आई बॉट अ बुक फॉर हर, मैंने आई बॉट अ बुक फॉर हिम, मैंने उसके लिए किताब खरीदी थी। आई बॉट अ बुक फॉर हर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या खरीदी? किताब, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बेटा। किसके लिए? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसलिए आप इसको ऐसे लिखो, आई बॉट हिम अ बुक, तो मैंने उसको एक बुक दिलाई, आई बॉट हिम अ बुक। अच्छा कितना गंदा लगेगा अगर आप इसे डायरेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो, क्या गंदा लगेगा? ऐसा लगेगा, आई बॉट हिम अ बुक, आई बॉट हिम अ बुक, मैंने उस आदमी को खरीदा था। ओए नहीं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बेटा, मैंने उस आदमी को नहीं खरीदा, मैंने उस आदमी को दिलाई थी एक किताब, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने उस आदमी को एक किताब दिलाई थी, है नहीं कि नहीं? इसलिए इनके मीनिंग को बड़े ध्यान से देखना होता है बेटा, इसके मीनिंग को बड़े ध्यान से देखना होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट ट्रीट करके देखो बहुत गंदा लगेगा। मैंने आदमी खरीदा, अरे किताब खरीदी थी आदमी के लिए, तो इस बात का मतलब क्या? मैंने आदमी खरीदा है, आदमी के लिए किताब खरीदी, आदमी के लिए किताब खरीदी, आई बॉट अ बुक फॉर हिम। ठीक है ना? इसलिए अब तो पहचान लोगे बेटा। तो क्या है कॉन्सेप्ट? पेपर में एरर क्या आएगा? पेपर में एरर यही आएगा बेटा, क्या एरर आएगा? आई बॉट फॉर हिम अ बुक, आई बॉट फॉर हिम अ बुक, नहीं बेटा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिखोगे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट जितना दमे लगा लो, डायरेक्ट से पहले तो कभी प्रेपोजिशन लगानी ही नहीं, चाहे उसको इनडायरेक्ट से पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये यहां पर जो है एग्जामिनर आपसे गलती बना के देगा, जिसके लिए आप तैयार रहोगे, तैनात रहोगे। ठीक है, चलो फटाक से कॉपी कर दो, मैं एक सेकंड में मुंह धो लूं भैया, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्से में हूं, मुझे लग रहा है बीपी हाई हो गया। खामा खा बच्चे को डांट दिया, इतना डांटना नहीं चाहिए था। बस बेटा अभी ठंडे मुंह से मुंह धो रहा हूं मैं, ठंडे मुंह से नहीं, ठंडे पानी से। एक मिनट देना मेरे को, करो कॉपी तब तक।
चलो जी भाई। चला जी। चलो अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो गया सर ट्रांजिटिव वर्ब का। क्या एरर आएगा मैंने वो भी बता दिया। तो आप उसे प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर कह सकते हो मेरे भाई, या आप इसे सिंपल इससे भी रिलेटेड एरर कह सकते हो जो इससे बिंदास तरीके से रिलेट करता है। अब देखते हैं मेरे दोस्त आगे की कहानी। ये तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। सर ट्रांजिटिव वर्ब में और क्या दिक्कत आ सकती है? एक दिक्कत है भैया, ठीक है। पता है अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब यूज करो और आप उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही गायब कर दो तो नॉनसेंस होती है। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में एक इस पर बेस्ड एरर है। अरे नहीं 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 रुको, एक टाइप की वो रह गई, एक टाइप की पहले वो कराता हूं मैं आपको। ये तो मैंने आपको करा दिया डाई ट्रांजिटिव, और भैया मेरे ट्रांजिटिव के टाइप पढ़ रहे थे ना, अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव और कराता हूं। हाँ दो टाइप हुए ना अभी, तो ये लो। अभी हमने देखा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, अब बताता हूं आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ये देखो टाइप नंबर 3, फिर कराऊंगा अगला कॉन्सेप्ट। टाइप नंबर 3 है भैया कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। सर ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? भैया ये पता है क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। देखो लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव लेती है अपने बाद, भाई लिंकिंग वर्ब यूज करो उसके बाद आप एडजेक्टिव यूज करो। लिंकिंग वर्ब तो एडजेक्टिव अपने बाद लेती है, वो तो ये कहती है, ठीक है जी। आपने बोला बिंदास है सर, लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? आप सब्जेक्ट यूज करो, मेरे साथ साथ कॉपी करना। आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब यूज करो, हाँ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब यूज करो, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करो। अब आप पता है क्या बोलोगे, गुरुजी जब ऑब्जेक्ट ही आ गया तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। हाँ तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनी? पता है क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के बाद आपको इस ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव नजर आएगा। भैया ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव, अगर सब्जेक्ट का एडजेक्टिव नजर आता था तो लिंकिंग वर्ब हो जाती। तो अब आपको क्या नजर आएगा, ये वर्ब नजर आएगी, ठीक है। हाँ आपको क्या नजर आएगा, आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब नजर आएगी, और उसके बाद क्या नजर आएगा, ऑब्जेक्ट नजर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का आपको एडजेक्टिव नजर आएगा। पंगा ये हो रहा है भैया, पंगा ये हो रहा है। तो इसमें क्या देखा, सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव। कहानी में ट्विस्ट है भैया जी। अब इस ट्विस्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं सर। अब क्या, अब दूसरा मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा निकलेगा, क्या आना चाहिए, अब उसको बहुत शानदार तरीके से समझ के देखिएगा और समझिएगा। क्या हो रहा है सर, ये यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया, ये किया। मैंने बोला वी कॉल हिम, वी कॉल हिम, कोई घर का नाम ले ले, हमने ले लिया भाई टीटू। वी कॉल हिम टीटू, वी कॉल हिम टीटू। अब सोचो आप उसे क्या बुलाते हो, टीटू। तो भैया ये वर्ब हुई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। सर ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कैसे हुई? भैया मेरे ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट, तो ये टीटू क्या है, हम बुलाते हैं इसको टीटू, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है टीटू। वर्ब की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन वी की नहीं है, हम बुलाते हैं उसको टीटू। हम अपने डॉग को ये बुलाते हैं, हम उसको ये बुलाते हैं, तो बेटा ये इसका एडजेक्टिव हुआ तरीके से, तो टीटू। उसको आप क्या बुलाते हो वो उसका एडजेक्टिव हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। बस आपको इतनी सी बात बतानी थी। इस वर्ब से कोई लंबा चौड़ा एरर तो बन ही नहीं सकता, सिंपल सी चीज होगी, ठीक है। अच्छा और हम क्या बोले भैया, आगे देखो। अब मैंने आपको एक और सेंटेंस दिया, हमने बोला वी फाउंड हर, हमने उस लड़की को पाया। वी फाउंड हर अ नाइस वाइफ, हमने उसको एक अच्छी धर्म पत्नी पाया। हमने बोला भैया हमने उसे एक अच्छी धर्म पत्नी पाया। अब सोचिए आप, वी फाउंड हर क्या हुआ भैया, मेरे ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा हमने इस लड़की को एक अच्छी पत्नी पाया, तो आपको नहीं लग रहा है ये इस लड़की का एडजेक्टिव है? हां जी सर, तो भैया मेरे फाउंड भी अपने आप में क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब।
बस बेटा, इस पे एरर वेरर कुछ नहीं आना, एरर कुछ नहीं आना, सिर्फ पता होना चाहिए आपको। बात समझ आती है? हाँ जी बिल्कुल सर, ये होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ठीक है, जो प्रैक्टिस बैच आए हम लोग भी ले सकते हैं। नहीं अभी मत लो बेटा प्रैक्टिस बैच, आप लोग जो इससे अगला प्रैक्टिस बैच आएगा ना वो ले लो। अभी आप सिलेबस करो अपना थोड़ा और, तब प्रैक्टिस बैच के लायक होगे। ये हुई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कंडीशनल के पीवाई क्यू करेंगे एक बार, अभी ट्रांजिटिव वर्ब खत्म करा दूं, फिर कंडीशनल के पीवाई क्यू करा के तब अगली टाइप की वर्ब चालू करा दूं। वो तो आसान है बेटा। देखो जी मेरे बच्चे, ये हो गया सर, चलो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब समझ। अब अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं भैया। मेरे अगला कॉन्सेप्ट है, आपको पता है क्या करना है? आप एक चीज को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आप अगर ट्रांजिटिव वर्ब लगा रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बिना मीनिंग, ठीक है, मीनिंग कंप्लीट नहीं होने पर सेंटेंस गलत होगा। ऑब्जेक्ट के बिना मीनिंग कंप्लीट नहीं होने पर सेंटेंस गलत होगा, या मीनिंग इनकंप्लीट होने पर, ठीक है, सेंटेंस गलत होगा। मीनिंग इनकंप्लीट होने पर लिखे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा ना, ऐसे लिखो, ऑब्जेक्ट के बिना मीनिंग इनकंप्लीट होने पर, मीनिंग इनकंप्लीट होने पर सेंटेंस गलत। सर मतलब? आ जाओ भैया बताते हैं मतलब। अगर आपने सेंटेंस लिखा, आपने उसके ऑब्जेक्ट ही गायब कर दिया, भाई मीनिंग तो अधूरा होगा ही होगा। जैसे ऐसे देखते हैं भैया, जैसे ही सेड टू हर दे गेव टू मी yesterday। अब बेटा बताओ, अब इसमें ऐसे कर दिया या ऐसे कर लेते हैं इसको, सेंटेंस को लिखा तो नहीं है ना, और जा चलो चलेगा ये। इसमें लिखा बेटा, उसने उस लड़की से कहा उन्होंने मुझे दिया था कल क्या। आपने बोला सर ये तो हिट नहीं क्या, नॉनसेंस, इनकंप्लीट मीनिंग। मीनिंग ही नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट के बिना मीनिंग इनकंप्लीट होने पर सेंटेंस गलत होगा, और वही गलत होगा, वही गलत होगा। अब आप में से बहुत प्यारे बच्चे हैं जो एक चीज को रटते हैं और टीचर भी उन्हें रटा देते हैं। आपको याद हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में रटाते हैं उनको, जबकि वो यहां का भी कॉन्सेप्ट बनता है बेटा। पता है क्या, देखो अगला एग्जांपल, मैंने बोला ही इंट्रोड्यूस्ड टू द क्लास यस्टरडे। उसने क्लास को इंट्रोड्यूस किया था कल। क्या इंट्रोड्यूस किया था भाई, क्या? अब इसको टीचर बच्चे को रटवाते हैं। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करे, अगर ना करे तो गलत होगा, स्वाहा बत। अरे सिखाओ बच्चे को बेटा, ये इंट्रोड्यूस जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है मेरे बच्चे। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो बताओ पुत्र, आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ये वही तो चीज हो गई। समझ में आया? तो आपने देखा सर ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब तो है नहीं बेटा, भाई कॉम्प्लेक्स में हमने बोला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहां तो ऑब्जेक्ट ही गायब कर दिया आपने। ही इंट्रोड्यूस्ड क्या,
ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फ्रेंड टू द क्लास, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, किसको इंट्रोड्यूस किया, दिया ही नहीं, तो यहां गलत नहीं हो गया ये, इनकम्प्लीट मीनिंग। आप बच्चे को क्यों रटा रहे हो आप? अच्छा बेटा, अगर उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया होगा तो खुद को लिख दो, अगर किसी और को किया होगा तो किसी और को लिख दो। ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फ्रेंड टू द क्लास, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास, कुछ भी लिखो बेटा। आपने यहां पर लिखा, अब इसको ठीक करना है, ठीक करके मैंने लिखा ही इंट्रोड्यूस्ड, बेटा किसको इंट्रोड्यूस किया, कहता सर खुद को ही किया था, तो हिमसेल्फ लिख दे भाई, तो हिमसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है बेटा, धुले बचपन के पाप, और इसे बचपन में तुमने रट लिया, इनके बाद ये, इनके बाद ये, आज कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ये इसका ऑब्जेक्ट है बेटा, तभी तो ये बात पूरी हुई। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास। इन वर्ब को रिफ्लेक्सिव वर्ब भी बोल देते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं उनको रिफ्लेक्सिव वर्ब भी बोल देते हैं। तो किसको इंट्रोड्यूस किया, खुद को इंट्रोड्यूस किया, खुद को इंट्रोड्यूस किया तो आपने लिख दिया भैया, वो क्या फर्क पड़ रहा है भैया, ठीक है। नहीं अर्जुन, प्रैक्टिस बैच के लिए थोड़ा सा और रुकना होगा आपको, अभी नहीं लेना प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच के लिए वर्ब वर्ब एडवांस भी खत्म होना चाहिए, 60% प्लस सिलेबस होना चाहिए, अभी रुको, थोड़ा सा टाइम और रुको, अगला प्रैक्टिस बैच लेना, अब आएगा, 1 महीने और रुक जाओगे ना। हाँ, या ये ले सकते हो कि प्रैक्टिस बैच ले लो, बट उसको देखना तब बाद में चालू करना जब आप सिलेबस पढ़ लो, ये कर लो। जिस बच्चों को प्रैक्टिस बैच यही वाला चाहिए 23 वाला, तो प्रैक्टिस बैच ले लो, पढ़ना इसको बाद में चालू करना, ये कर। चलो सर, ये चीज भी अच्छी होगी, आसान है सर ये तो, बस बेटा ये चीज है। अच्छा एक और चीज है, इसका ऑब्जेक्ट के बिना मीनिंग इनकम्प्लीट होने पर सेंटेंस गलत होगा, और एग्जाम्पल लिखवाने मुझे। अब पता है एक बार एग्जामिनर क्या देता, दूसरी चीज देखना बेटा, I requested to give some money, मैंने कुछ पैसे देने के लिए रिक्वेस्ट की, परंतु he turned a deaf ear to me। बेटा डीफ ईयर मतलब बहरे कान, बहरे कान मतलब मुझे अनसुना कर दिया उसने। अब एक बात बताओ बच्चे, ठीक है, आई रिक्वेस्टेड टू गिव सम मनी बट ही टर्न अ डीफ ईयर टू मी, मैंने कुछ पैसे देने के लिए रिक्वेस्ट की परंतु उसने मेरे को अनसुना कर दिया। किससे रिक्वेस्ट की भाई? बेटा क्या ये सेंटेंस इस सेंटेंस से रिलेट कर रहा है? कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं, ये तो अलग ही चीज है, समझ ही नहीं आ रही पाजी। क्या मैंने रिक्वेस्ट की कुछ पैसे दे दे परंतु उसने मना कर दिया, किसने? कहता उसने क्यों मना कर दिया? कहता उसी से तो रिक्वेस्ट की थी। अरे भाई लिख तो सही, उससे रिक्वेस्ट की थी। अगर आप लिखोगे ही नहीं उससे रिक्वेस्ट की थी तो दोनों सेंटेंस आपस में रिलेट कैसे करेंगे? अगर मैं यहां ये लिख दूं ना बेटा हिम, हाँ अब रिलेट करेंगे। आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव सम मनी बट ही टर्न अ डीफ ईयर टू मी, भाई मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी पैसे दे दे परंतु उसने मना कर दिया। अब आप लिखोगे ही नहीं रिक्वेस्ट किससे की, डायरेक्ट कह दोगे परंतु उसने मना कर दिया, तो रिक्वेस्ट किससे की थी? उससे। तो भाई बता तो सही, अगर बताओगे नहीं तो वो चीज क्या हो जाएगी बेटा? गलत, और वो चीज एरर बन जाएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। वेरी गुड, अगला देखो एक और, मैंने बोल दिया ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, वो मेहनत नहीं कर रहा था, तो भाई सो द बॉस ऑर्डर्ड टू फायर हिम, बॉस ने कहा उसको निकाल दो। हाँ फिर बट आई कुड नॉट डू सो, परंतु मैं वैसा नहीं कर सकता था। मैं, अबे तू कहां से टपका भाई? वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था इसलिए बॉस ने ऑर्डर दिया उसको निकाल दे, परंतु मैं वैसा नहीं कर सकता। अरे भाई तो ऑर्डर किसको दिया उसको निकालने का? मुझे। तो बोल तो सही, वरना ये और ये बात आपस में रिलेट नहीं कर रही, ऑब्जेक्ट खा गया तुम। सो ही वॉज नॉट वर्किंग वेल सो द बॉस ऑर्डर्ड मी टू फायर हिम बट आई कुड नॉट डू सो, परंतु मैं वैसा नहीं कर सकता था। तो भाई आपको ऑर्डर दिया, आप उसका जिक्र तो लिखो, वरना गड़बड़ हो जाएगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉज इन अ प्रीकेरियस सिचुएशन, बेटा प्रीकेरियस पता है क्या होता है? डेंजरस, ठीक है। विच कंपेल्ड, कंपेल्ड क्या होता है? मजबूर करना। विच कंपेल्ड
टू लीव द सिटी एज सुन एज पॉसिबल। देखो सर, भाई मैं बड़ी खतरनाक सिचुएशन में था जिसने मजबूर कर दिया शहर छोड़ने के लिए जल्द से जल्द। किसको मजबूर कर दिया? मुझे। तो लिख भाई, विच कंपेल्ड मी टू लीव द सिटी एज सुन एज पॉसिबल, जिसने मुझे जल्द से जल्द शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नहीं लिखोगे तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। करो सर कॉपी। कहानी मुश्किल की आसान? आसान। मुश्किल नहीं लगेगी, मुश्किल तो कुछ भी नहीं लगेगी। आप मेहनती इंसान हो, आप मेहनत करते हो, मुश्किल आपको कोई भी चीज कैसे लग सकती। तो ये थी बेटा ट्रांजिटिव, ये हमारी होगी ट्रांजिटिव। अब बच्चे डरते हैं इससे, डरे, आप नहीं डरेंगे। ठीक है, चलिए अब पहले इसको एक बार रोक के मैं बच्चों को वो करा देता हूं। कंडीशनल के प्रीवियस ईयर रह गए और जब तक वो होंगे नहीं ये रोटी नहीं खाएंगे भाई। तो पहले इनके कंडीशनल के वो करा देता हूं प्रीवियस ईयर, वरना रोटी कैसे हजम होगी इनको। देख ले मेरे भाई, ये इजी है, तुम निपटा देते वैसे भी नहीं। सबको निपटा देगा तुम। देखो बेटा, कंडीशनल का क्वेश्चन नंबर 1, कंडीशनल का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इनको समझने की कोशिश करो छोटू भाई और टैकल करने की कोशिश करो। आपने बोला सर दर्शन विश्ड ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। काश वो ना गया होता, काश वो ना गया होता। पास्ट इमेजिनेशन है। अब हैड नोट के बाद पास्ट इमेजिनेशन में गॉन आएगा। अब बेटा कई टीचर सेम क्वेश्चन को आपको यूट्यूब पर कराते हुए मिलेंगे। पता है क्या कहते मिलेंगे? अरे देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड नोट के बाद थर्ड फॉर्म आती है। ओ भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन है। पास्ट इमेजिनेशन में हेड नोट के बाद थर्ड फॉर्म आती है। बात सेम है लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग है। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट। अब हमने बोला यार ट्राइड टू, बेटा ये तो बात अभी प्रेजेंट में हो रही है कि अगर आप समय पर प्रपोजल फिल करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। तो ये तो बात प्रेजेंट में हो रही है, तो ट्राइड नहीं ट्राई क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो प्रपोजल को टाइम पे सबमिट करने की, तो ऐसा हो जाएगा। देखते हैं, ये चीज भी इजी क्वेश्चन सर। अच्छा, इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम। तो बेटा ये भी कंडीशनल का भी एरर है और ये मैंने आपको मॉडल में भी दिया था। इफ इट विल रेन नहीं, इफ इट रेन्स, क्योंकि कंडीशन के साथ विल मॉडल नहीं आता या कंडीशनल यूज नहीं होता है कि नहीं भैया? ये दोनों में दिखा। चलो बेटा, कहता है इफ आई वॉज अ क्लाउन आई वुड हैव मेड एवरीवन स्माइल। अगर होता तो मैं सबको हंसा देता, लेकिन ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन के साथ में वॉज नहीं वर आता है ना? अगर इमेजिनेशन है तो भैया किसी के साथ भी वॉज नहीं, क्या आएगा बेटा? वर ही आएगा। ये बात साबित होती है। नेक्स्ट मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट, यू श्योरली गॉट, सर गलत हो गया। यू श्योरली गॉट, यू विल बी सिलेक्टेड। सिंपल, विल अपने आप ले आएगा। यू विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, आप सिलेक्ट कर लिए जाओगे क्योंकि वो चीज फ्यूचर पे होगा।
ठीक है, यू विल बी सिलेक्टेड या यू विल गेट सिलेक्टेड, सिंपल बता दो। यू विल गॉट तो नहीं होगा, यू विल गेट कर लो। यू विल बी सिलेक्टेड या यू गेट सिलेक्टेड, यू विल गेट सिलेक्टेड, यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड लिख दो, लेकिन गॉट तो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया। 6 में आपने कहा ही विश्ड ही हैज मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर। करेक्ट सेंटेंस छाटना है, चारों में से कौन सा है। देखो बेटा, ही विश्ड, अगर कोई विश कर रहा है, ही विश्ड ही इज हैविंग मोर, ही विश्ड ही हैव, ही के साथ हैव आता ही नहीं। ही विशिंग, ही के साथ डायरेक्ट विशिंग कैसे आएगा, दोनों ऑप्शन गए। ही विश्ड, उसने इच्छा रखी थी कि ही हैड, काश उसके पास हो मोर रिसोर्सेज, ये तो ठीक लग रहा है। हिज हैविंग, ये भी नॉनसेंस है, तो डी ऑप्शन हो गया बेटा, आसान है। और तो बाकी गलत है। आ जाओ 7वां, कहता है इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट, अरे नहीं सर, इट विल रिफ्लेक्ट। अगर आपको फ्यूचर दिखाना है तो वहां पर विल आना चाहिए, तो इट रिफ्लेक्ट नहीं बेटा, इट रिफ्लेक्ट्स भी नहीं, इट विल रिफ्लेक्ट। अगर इकोनॉमी फेल होती है इस साल तो ऐसा दिखाएगी ये चीज, फ्यूचर आएगा। इजी है यार। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। सर ये तो पास्ट इमेजिनेशन है ना। अब पास्ट इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन है तो बेटा पास्ट इमेजिनेशन में हैव थर्ड फॉर्म नहीं, हैड थर्ड फॉर्म होती है। ये कुड हैव सेव्ड तो ठीक है, ये चीज है। ये सीरियल टीयर 2 का है भैया, 2022 का है, टीयर 2 का क्वेश्चन है सीरियल के। इसलिए बेटा ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन डालने का आइडिया है मेरे दिमाग में, इसलिए आया कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े, मजे के वाले तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बेटा आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम। मैं आपको कल ज्वाइन करूंगा अगर मेरे पास टाइम होगा, मेरे पास समय होगा। तो आपने 9 में देखा सर, आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल, सर कंडीशन के साथ विल नहीं आता, इफ आई हैव टाइम। क्वेश्चन नंबर 10, दे कुड बी पास है एग्जाम इफ दे स्टडीड हार्डर। अगर वो अच्छे पढ़े होते, ठीक है, तो ऐसा कर लेते। सो दे कुड पास, बी पास क्यों बोलोगे, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दे वुड पास, माइट पास, कुड पास, लेकिन बेटा यहां बी नहीं आएगा। वुड कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ये हार्डर हो गया सेकंड फॉर्म, तो उसके साथ कुड प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना था। 11 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, 11 नंबर क्वेश्चन, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे। तो क्या कहता है बेटा, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, अटैक कर दिया होता इफ यू वेंट दैट वे, अगर उस रास्ते पर तुम गए होते। बताओ आप इसे बोलोगे दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू हैड गॉन दैट वे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए ये क्लास वर्क है, तो इतने से में तुम कंफ्यूज हो रहे थे। चलो बैक टू द टॉपिक। सारे सही हो गए, बस तो बेटा बल्ले बल्ले। अब तो घर पे बोल दे कि शादी के लिए लड़की ढूंढ ले तेरे लिए, और लड़कियां बोल दो लड़का ढूंढ लो। अब हमसे कंडीशनल बनने लग गए हैं। ये हुई मेरे बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब की कहानी। अब चलो वापस वर्ब पे आते हैं। हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लिया, जो जो ट्रांजिटिव वर्ब से एरर आ सकते थे वो एरर देख लिए बेटा। सर अगली कौन सी वर्ब पढ़ाओगे, अगली वर्ब भैया खतरनाक है। अगली वर्ब हमारे पास टाइप नंबर कौन सी है भैया, अगली 7 थी ना ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ तो अब टाइप नंबर 8 आ गई। ये बड़ी आसान है यार, उससे अगली खतरनाक है। ये आसान क्यों, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब। अरे नोट ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। इसका मतलब बेटा ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ये अपने बाद एडवर्ब ले सकती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। हाँ तो ये ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल, इनके बाद ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं होता बेटा, इसलिए इनका पैसिव वॉइस भी नहीं बना पाते। भाई ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी तो पैसिव बनेगा यार, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, इसका तो पैसिव बनेगा ही नहीं, ठीक है बिल्कुल जी। अगर मैं कहता हूं ये तो इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं होता, एडवर्ब हो पड़ी रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे ही, हाँ ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। हाँ अब क्या क्राइंग का तुम ऑब्जेक्ट लिख दोगे, ऑब्जेक्ट ही नहीं हो सकता। क्राइंग का क्या ऑब्जेक्ट होगा बेटा, क्राइंग का क्या ऑब्जेक्ट होगा, ही इज क्राइंग, वो रो रहा है, हाँ तो कोई बना ही नहीं, खत्म। हाँ ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, आई वी।
ऐसा कर सकते हो बेटा, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा सर ही इज क्राइंग इन हिज रूम, तो ये इन हिज रूम अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं बन गया? पागल है क्या? ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं बताया नहीं था? इन हिज रूम तो एडवर्ब बन गया। वो रो रहा है, कहां रो रहा है, कहां, वेयर, कहां रो रहा है, क्यों रो रहा है, ये सब तो एडवर्ब हुई ना बेटा। वेरी गुड। इसलिए मेरे बच्चे अगर मैं ये बोलूंगा ही रन्स, वो दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, तो फास्ट इसका एडजेक्टिव नहीं है बेटा, ना अपना ऑब्जेक्ट है, ये तो एडवर्ब है। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। ही रन्स हाउ फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो ही रन्स फास्ट, तो फास्ट जो है बेटा वो उसकी एडवर्ब बनी, फास्ट जो है उसकी एडवर्ब बनी। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो ये रन्स जो है अपने आप में वर्ब बन गई, फास्ट अपने आप में उसका बेटा एडवर्ब बन गई, और इसका इससे कोई नाता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। बोला ओके सर, बिंदास है, कूल है, मस्तानी लाइफ। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं सर। इन पे एरर क्या है? इन पे कोई एरर नहीं आता बेटा, इनका कुछ एरर ही नहीं बनता। हाँ, प्रेपोजिशन से रिलेट करके बना लो तो बना लो। तुम कैसे बना लो सर? ही रन्स, हाँ मैं ऐसे लिख देता हूं सर, ही रन्स बाई फास्ट। क्यों मेरे बच्चे? एडवर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, एडवर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। हाँ तो ये बन जाओगे, लेकिन ये एरर फिर इसका नहीं है, प्रेपोजिशन टॉपिक का एरर बन जाएगा भैया। तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब पे कोई एरर नहीं आता। बस हाँ, इंट्रांजिटिव वर्ब को ये सीखना है, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बना सकते आप। ना इसका, ना इसका, ना इसका, इनका कोई पैसिव नहीं बनता। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना कैसे बेटा? मीनिंग निकाल लो। वो सो रहा है, हाँ तो सो रहा है का कोई ऑब्जेक्ट होगा? नहीं होगा। अपने कमरे में सो रहा है, एडवर्ब है भाई, कहां सो रहा है? वो रो रहा है, जोर से रो रहा है, कहां रो रहा है, क्यों रो रहा है, कब रो रहा है, ये सब एडवर्ब है। तो कब हुआ एक्शन, कहां हुआ, तो इनके बाद अब बच्चा बेचारा क्या सोचता है, रट्टा मारता है। कॉपी नहीं करना, रफ है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अरे नहीं, वर्ब के बाद क्या होगा? इट विल डिसाइड द टाइप ऑफ द वर्ब। बेटा वर्ब के बाद क्या होगा? वो वर्ब का टाइप डिसाइड करेगा। अगर वो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव होगा, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव होगा। समझ रहे हो? तो बेटा उस वर्ब के बाद क्या होगा? वो वर्ब का टाइप डिसाइड करेगा उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो क्यों रो रहा है, कैसे रो रहा है, किसके लिए रो रहा है, किसकी वजह से रो रहा है, कब रो रहा है, कब कब रोता है, फलाना डिमकाना, सब एडवर्ब है। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल, इसलिए याद रखना इसका पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल। इसलिए बेटा इसका पैसिव वॉइस भी नॉट पॉसिबल। पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनाएंगे मेरे बच्चे। चलो जी, ठीक है सर। अब अगली वर्ब आपका इंतजार कर रही है। कमर कस लीजिए सर, धमाकेदार आग लगा देने वाली वर्ब है बेटा। अब जो मैं आपको करा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसके फॉर्मेट्स आपको देखने हैं। यह है टाइप नंबर 9, और इसको बोल देते हैं मेरे बच्चे हम कॉजेटिव वर्ब्स। इसको बड़े ध्यान से, ध्यानपूर्वक सीखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा ये क्या होती है। चलो बेटा, अब मैंने बोला कॉजेटिव वर्ब, ये वर्ब जो होती है बेटा कॉजेटिव वर्ब होती है। सर कॉजेटिव वर्ब क्या होती है बेटा? इनको तो जानते ही नहीं हम। ये आपके लिए बिल्कुल एकदम डिफरेंट और नई वर्ब है बेटा। ये डिफरेंट और नई वर्ब है, तो इनको तो बड़े ध्यान से सुनना भैया। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है बेटा? पॉजिटिव वर्ब का अगर आप लिंक निकालते हो तो एक बात बताओ, कॉपी नहीं करना बेटा। अब तक पता है आप क्या सोचते हो? मैं लेटर लिखता हूं, मैंने ही लिखा। लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, मैंने ही लिखा है। तो ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। लेकिन बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या होता है
एक में सब्जेक्ट हाईलाइट हो जाता है, एक में ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो जाता है। कॉपी नहीं करना मेरे बच्चे, लेकिन बंदा सेम ही काम कर रहा होता है। काम मैं ही करूंगा, काम मैं ही करूंगा भैया। अगर मैं कह रहा हूं बेटा मैं लेटर लिखता हूं, मैंने लेटर लिखा, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो लेटर तो मैंने लिखा ना। एक में मैंने अपने आप पर ज्यादा फोकस कर लिया, एक पे मैंने अपने लेटर पर ज्यादा फोकस कर लिया, लेकिन लिखा मैंने। कर ऐसी वर्ब बनवाओ, मैंने लेटर लिखवाया था, मैंने लेटर लिखवाया था, ये अलग टाइप का है मामला। आपको ये सीखना है कैसे, क्योंकि अब तक आप क्या कर रहे हो, मैं लेटर लिखता हूं, मैंने लिखा, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, मैंने ही लिखा। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे लेटर मैंने लिखवाया था, लेटर मैंने लिखवाया था, ये काम करवाया था, तो किसी और के द्वारा काम किया हुआ पाना या करवाना वो क्या है, उसको कैसे बनाएं, है ना। मैं लेटर लिखता हूं, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, लिख तो मैं ही रहा हूं ना। लेटर मेरे द्वारा लिखवाया गया था, लिखवाया था मैंने लेटर, मैंने घर पेंट करवाया था, गाड़ी धुलवाई थी। ये टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैसे बनाओगे बाबू, अब उनको देखना है, उनको भैया मेरे समझना है, ठीक है। अब ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये हो गया पॉजिटिव। सर ये कौन कौन सी होती है बेटा, मेन जो पॉजिटिव वर्ब जो एग्जाम में आपसे पूछेगा वो सारी पॉजिटिव वर्ब हमें एक एक करके डिस्कस करनी है। हैव होती है, गेट होती है, मेक होती है, लेट होती है, हेल्प होती है। जो मेन होती है ना बेटा पॉजिटिव वर्ब जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो हैव होती है, गेट होती है, मेक होती है, लेट होती है और हेल्प होती है। ये मेन पॉजिटिव वर्ब्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगे, इनके यूज आपको देखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। इनके यूज आपको देखने पड़ेंगे, हैव, गेट, मेक, लेट है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा यूज ऑफ हैव, एक एक करके। यूज ऑफ हैव पॉजिटिव वर्ब, भैया मैं यूज ऑफ हैव पॉजिटिव वर्ब सिखा रहा हूं, मैं आपको यूज ऑफ हैव नहीं सिखा रहा, वो तो टेंस में सीख लिया बेटे बच्चे आपने, वो तो टेंस में आपने सीख लिया। हाँ बेटा 45 पे छोड़ेंगे, फिर 15 मिनट का आप रेस्ट करना, फिर 1 बजे करेंगे चालू पढ़ाई। देखो मेरे बच्चे, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव वर्ब है ना वो हैव है। अगर एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं आई हैव अ कार, कॉपी नहीं करना बेटा, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव अ कोल्ड, मुझे जुकाम है। ओ, अब आ रही है कमेंट्स बेटा, अब क्लास तो वापसी हुई, देखा लाइट चली गई बेटा। अभी जाएगी आएगी का नाटक करेंगे ना। अब हो गई, अब हो गई। चलिए जी, लाइट चली गई थी, अब आ गई है, तो वापसी हम अपने टॉपिक पे वापसी आते हैं बेटा। अंधेरा हो गया था लाइट चली गई थी, चलो बेटा वापसी आ गई। तो मैंने कहा मेरे बच्चे, मैंने कहा कि हमारे पास जो हैव है हम उसे यूज करते हैं बेटा। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। आई हैव अ कोल्ड, मुझे जुकाम है। आप हैव यूज करो तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त हैं। ये हैव